नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत और उपचुनाव में अखिलेश के गढ़ में कमल फूल खिलाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से 2024 चुनाव के लिए एक्टिव हो चुकी है। प्रदेश के तमाम कमजोर बूथों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है और साथ ही सांसद, विधायक, एमएलसी समेत तमाम कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर लगा दिया गया। सांसदों को 100 सीटों की जिम्मेदारी और विधायकों को 25-25 बूथ मजबूत करने को कहा गया। बीजेपी 2024 में सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन अब करीब 2 साल बचे हैं और ऐसे में विपक्षी दलों की क्या तैयारी है, आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में मिशन 2024 पर बीजेपी बूथ जीतो चुनाव जीतो मिशन पर काम। कमजोर बूथ को मजबूत करने की तैयारी। सभी 80 सीट जीतने का टारगेट सेट। 2 साल शेष, क्या करेंगे अखिलेश? 2022 कवर, 2024 पर नजर। अभी मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह हैं प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमा शंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, सभी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर अपने सभी मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। एसएन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास से आती हूँ। ये जो बाई इलेक्शन, क्या बाई इलेक्शन का नतीजा इतना बड़ा आपको लगा कि अभी से ही 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा आपने ठोक दिया? देखिए मेनका जी, बेहतर तैयारी और बेहतर परिणाम के सिद्धांत पर कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी और बूथ लेवल तक जाकर आज कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम तो लगातार ऐसे कार्य करते रहे हैं। हम बूथ को मजबूत करते हैं, बूथ समितियों को मजबूत करते हैं। इन्हीं कारणों से आज जो है हम अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं और पहुंचा पाने में सफल होते हैं। आज उसी के मद्देनजर पूरे देश में इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि 2024 की तैयारियों को के मद्देनजर इस तरह के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। हमारे बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को बताएंगे, उन पर चर्चा होगी, सामूहिक चर्चा होगी, सहभागिता होगी। एक लोकतंत्र मर्यादित तरीके से उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जिन स्तरों पे हम कमजोर हैं, क्या ऐसी कमी रह गई उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। इन्हीं नीतियों को लेकर इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। रही बात आपके इस सवाल का, जीत तो बड़ा ही है, लेकिन इस जीत का श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास का, आदरणीय मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों के विश्वास का, जनता के भरोसे को कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे अभी भी वो भरोसा कायम रखा। ठीक है, तो उत्साहित है बीजेपी, 2024 की तैयारी कर रही है। 80 की 80 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की 2024 को लेकर? 1.5 साल का वक्त ही रह गया। देखिए, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बारे में कब सोचेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता दी है, हालत क्या है? यहाँ रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने यहाँ हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी को तो आप जानते ही हो। स्वास्थ्य व्यवस्था का देख लीजिए, चाहे गाजियाबाद में हो, माँ बेटे को अपने कंधे पे लाद के ले जाती है। कई बार स्टेशन नहीं मिलता है तो लोग अपने ही गोदी में उठा के ले जा रहे हैं। और जिस तरह की यहाँ पे बिजली की हालत देख लीजिए, बिजली गांव में आती नहीं है। और बिजली की तारों की हालत ये है कि अब अयोध्या के जिला अस्पताल में देख लीजिए कि ऊपर तार बिछे पड़े हैं, जिसमें जो तार जा रहे हैं, बारिश आने वाली है तो तार टूटे फूटे तार हैं, उसमें किस तरह की दुर्घटनाएं घट सकती हैं, इसके बारे में चिंता नहीं करते। सोचिए, आप हॉस्पिटलों की चिंता नहीं करते, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ रोजगार की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ 4 साल की नौकरी देके लोगों को किस तरह की नौकरी दे रहे हैं आप भी जानते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में? और जिस तरह का माहौल है यहाँ पे, आप देखिए किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ पे एक आतंकी माहौल रहता है, जो रोज घटनाएं देखने को मिलती है। आप कह रहे हैं कि कहीं कोई काम नहीं कर रही है सरकार, तेजी से बढ़ा है, इसके बारे में कब बात होगी? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। बीजेपी 24/7 24/7 चुनाव के मूड में रहती है।
एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, आपने मंत्री, विधायक, सांसद सबको तो चुनाव जीतने में ही सिर्फ लगा सत्ता दिया, चाहिए। गणित सत्ता सॉल्व के अलावा करने में कुछ लगा नहीं। दिया, काम कुछ नहीं हो रहा। अनुराग जी कह रहे हैं। साहब सब जानते हैं, जान के बहाना बनाते गलत हैं। कह रहे हो तो बता दें। भदौरिया साहब की पुरानी आदत है, जिस गाजियाबाद की बात की है तो आप बताइए ना, अरे तो आप बताइए आपने क्या काम किया, काम गिना दीजिए। तारों के कपड़े सूखते अरे सर काम गिना दीजिए ना, हम तो काम मांग रहे हैं, हम कुछ और नहीं कह रहे हैं। बिजली आ रही है। अरे आप काम गिना दीजिए, लगे हाथ, छोड़िए झंझट। कौन आपने गाजियाबाद में क्या काम कर दिया, आजमगढ़ में क्या काम कर दिया, जौनपुर में क्या कर दिया, बलिया में क्या कर दिया, देवरिया में क्या कर दिया, बस्ती में क्या कर दिया, श्रावस्ती में क्या कर दिया, अनुराग जी अयोध्या में सुन क्या भी कर दिया, लीजिए। लखनऊ में क्या कर दिया, बाराबंकी में क्या कर दिया, अनुराग जी सीतापुर में सुन क्या भी कर लीजिए। दिया, बताइए आप हरदोई में क्या कर दिया, लखीमपुर में क्या कर दिया, शाहजहांपुर में क्या कर दिया, अब उन्नाव में क्या कर दिया, अनुराग कानपुर जी में क्या सुन कर भी दिया, इटावा लीजिए। में क्या कर दिया, आगरा में क्या कर दिया, बताइए आप काम नहीं गिना पाएंगे आप। अरे तो काम गिनाइए ना आप बताइए सहारनपुर में कौन सा काम किया, बताइए आप एक काम गिनाइए, मुरादाबाद में कौन सा काम किया, संभल में कौन सा काम किया, आजमगढ़ और आजम खान दोनों का आजमगढ़ में कौन सा काम किया, हमने इतना आजमगढ़ में तो आजमगढ़ में तो आपको पता ही है किस तरह से आप टीम के साथ मिलकर किस तरह से आपने वहाँ धोखा तंत्र, हेराफेरी तंत्र और सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग किया है, काम के दम पे तो आप जीते नहीं है, क्योंकि आप आजमगढ़ का काम गिना नहीं पाएंगे। अनुराग जी सुनेंगे नहीं तो आप सुनेंगे नहीं तो आपके सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। आपने सभी 75 जिलों के नाम ले लिए, लेकिन सब उनका जवाब भी तो सुन लीजिए। वो भी गिना रहे कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, मेडिकल कॉलेज दिए, वो भी गिना रहे, लेकिन आप सुन नहीं रहे। सुनिए, हमने आपके समय में आवास मिलते नहीं थे, लोहिया आवास आता था, कुछ लोगों को दिया जाता था। हमने 1.5 करोड़ से अधिक आवास देने का कार्य किया। अनुराग जी आपके समय चीनी मिलें बेच दी जाती थी, हमने 4 नई चीनी मिलें बनाई। इनका क्या, इन्होंने सिर्फ एक काम किया आजमगढ़ के लिए, ठीक है अनुराग जी, सम्मान निधि देने का कार्य किया। इन्होंने कहा हमने युवाओं को अनुराग जी सुनने की भी आदत डाल ले। आतंकी पैदा होते हैं। अनुराग जी सुन भी लीजिए, आप सिर्फ बोले ही जा रहे हैं, सुन नहीं रहे। कहाँ करते हैं, आजमगढ़ का अपमान करते हैं, पूरे आजमगढ़ की जनता का अपमान करते हैं। आतंकवादी पैदा होते हैं, आजमगढ़ में आतंकवादी पैदा होते हैं। अनुराग जी सुन भी लीजिए, ठीक है। सिंह साहब आपकी भी जवाब आ गई, आपका भी जवाब आ गया, ठीक है। सिंह साहब आपका भी जवाब आ गया। अनुराग भदौरिया आप सुनना भी सीख लीजिए, सिर्फ बोलते ही जाएंगे तो कैसे होगा। वो तो ये भी कह सकते ना कि हमने जो काम किया उस पर तो जनता ने मोहर लगा दिया। अभी अभी असेंबली इलेक्शन के चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार में दोबारा से आ गए हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं। लेकिन आप सुनिए काम को, ठीक है, ठीक है। आपने सवाल किया और सवाल का जवाब आपको सुनना नहीं है। मैं जानता ही नहीं था, उनकी तरफ से आपको बोलना पड़ेगा। अनुराग जी आप सुनते नहीं है ना, आप सुनते नहीं है, इसलिए कहना पड़ा। अच्छा सुनिए, आपको बोलना ठीक है। अभी जो मैंने जो जोर लगाते हैं अनुराग जी, सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब आपका जवाब आ गया था, आपका जवाब आ गया था। अनुराग जी आपसे जो सवाल मैंने किया था उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने 75 जिलों के नाम गिना दिया और उसके बाद भी बोलते गए, उनका जवाब भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं और राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। 2024 वो इलेक्शन होगा प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। कांग्रेस किस तरह से तैयार है? सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस कंडीशन में है, सबके सामने है। क्या कोई प्लान है? क्योंकि 22 की लड़ाई जब हो रही थी तो यही कहा जा रहा था कि ये तो रिहर्सल है, 24 की तैयारी है। तो 24 के लिए कितने तैयार आप? देखिए मेनका जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ जनता के मुद्दों पर 22 में भी चुनाव लड़ा था और जनता के ही मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी 2024 की भी तैयारी कर रही है। आज तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित प्रताड़ित प्रदेश और देश की जनता है, उसके खिलाफ लड़ता हुआ आपको कौन दिखाई दे रहा है? सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है और नेता है इस वक्त तो एक ही मुद्दे पर सड़क पर हैं कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, उसी मुद्दे को लेकर सड़क है। और कौन से मुद्दों को लेकर आप सड़क पे हैं? इलेक्शन के बाद से कांग्रेस का कौन सा नेता आपको दिख रहा है? मैं समझ गया, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, आपने कहा भाजपा बूथ मैनेजमेंट, तो भाजपा मैनेजमेंट ही करती है। मैंने कहा जी, बूथ मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, ईडी मैनेजमेंट, सीबीआई मैनेजमेंट, कोर्ट मैनेजमेंट, ये सिर्फ मैनेजमेंट का ही काम करते हैं। इनको जनता को लूटने का जो इनका मैनेजमेंट तंत्र है, अपने दो के लिए इन दो लोग की जो रणनीति है उसके तहत जनता को लूटा जा रहा है, बाकी को दिया जा रहा है। आज आप ईडी की बात कर रही हैं,
ईडी जैसे ही कोई मामला होता है, ईडी पहुंच जाती है फ्रंट फुट पर, मीडिया बैठ जाती है, क्या कहते हैं, देखिए ईडी पर ना पहली बार सवाल उठ रहा है, ना ईडी ने पहली बार किसी नेता से पूछताछ की है, ना ईडी के कार्यों पर पहली बार विपक्ष की ओर से सवाल किए जा रहे हैं। ये सालों साल से चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उमा शंकर जी, हमारा आज का टॉपिक है और इससे आप बच नहीं सकते, इस सवाल से बच नहीं सकते। 24 का सामना करना तो सवालों का जवाब तलाशना ही होगा। कमेंट्री कर रही है मेनका जी, बोलने का मौका दीजिए। आप रनिंग कमेंट्री कर रही हैं। समय में कहा जाता था, आपके समय में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से धमकाकर 10 साल समर्थन दिया जाता है। ये आपके समय में ईडी को अपना टॉप बना के रखा है। सभी कांग्रेस से अलग होकर सभी ने कहा। उमा शंकर जी, आज हमारा टॉपिक ईडी नहीं है, आज हमारा टॉपिक ईडी नहीं है। मैं आपको अपने टॉपिक पे यहाँ स्पीच देने तो दूंगी नहीं। जो सवाल है उस सवाल से भाग रहे हैं आप। संजय राणा जी, आपके पास आती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हालांकि बीजेपी ने 24 की तैयारी पूरे देश में कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें यहां से जाती है और तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है, जो सत्ता में है, केंद्र में भी, राज्य में भी। लेकिन विपक्ष के पास वो रणनीति आखिर क्यों नहीं दिख रही? क्या कहीं कोई कंफ्यूजन है? मीडिया अब मोदी के गले का प्रवक्ता, इनको जरा शांत कर दीजिए, शांत कर दीजिए, एक एक अपने टर्म पे बोलिएगा। देखिए, जैसा आपने प्रश्न पूछा, मैं पहले भी हर डिबेट में बोलता हूँ, अरे भाई साहब शांत हो जाओ। ठीक है संजय जी, आप बोलिए, आप बोलिए। संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। जैसे मैं बता रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब कॉर्पोरेट कल्चर में काम करती है। जो आज जो बूथ की बात कर रहे हो, आज से काम नहीं कर रही है, 2019 के बाद से काम कर रही है। उन्होंने इसी तरह जब ये चुनाव हारे थे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने 73,000 बूथ को आइडेंटिफाई किया जहां पे वो वीक थे, जहां पे उनके वोटिंग परसेंटेज कम थे, और उस पर एक्शन आउट कर दिया। उसी तरह उन्होंने आइडेंटिफाई किया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का रीजन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं और यहाँ से जो जीतता है वो देश के शासन पे बैठता है। तो भाई देखिए, अगर कोई भी प्लानिंग करता है, कोई भी प्लानिंग करेगा, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसको प्लानिंग 1-1.5 साल में एग्जीक्यूट करता है। आज बनी एक एक चीजों को बनाना पड़ेगा, तब ब्लूप्रिंट बनने के बाद एग्जीक्यूशन पे आता है। देखिए, ऐसा नहीं विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है। अभी पिछले बार हम डिबेट कर रहे थे, इनसे पूछा गया था बेरोजगारी की बात करते हैं तो बता दीजिए बेरोजगारी के लिए कोई प्लान नहीं है। अब इनके राज में पूछ लीजिए, भदौरिया साहब हमारे बड़े भाई बहुत बोल रहे थे कि हमने ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज तकरीबन 20 खुल रहे हैं और कुछ खुल चुके हैं उत्तर प्रदेश में। आप पावर स्टेशन देख लीजिए, 5 बड़े पावर स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, ये गवर्नमेंट बहुत काम करे, ऐसा नहीं है। सब गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी काम करती है, स्ट्रेटेजिकल काम करती है और उसका ब्लूप्रिंट बना करके एग्जीक्यूट करती है। ठीक है अनुराग, ठीक है उमा शंकर जी अपनी बात कहें, फिर अनुराग जी के पास चलूंगी। उमा शंकर जी बात पूरी कीजिए अपनी। जरा ये सरकारी प्रवक्ता से जरा कहिए कि इलाज कहाँ कराते हैं, कौन से मेडिकल कॉलेज जाते हो? फोन नंबर दे दूंगी, कौन सा आपको मैं फोन नंबर दे दूंगी, आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। ये मंच नहीं है इस सवाल के लिए। अरे इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, इनके पास कोई तक नहीं होता, इनके कोई प्लानिंग नहीं होती है और टीवी पे डिबेट करते हैं ईडी आईटी। अरे आप बताओ क्या कर रहे हो? आप जनता की महंगाई के काम कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अब यहाँ नहीं बोल रहे, रोड पे कैसी बात करते हो? ठीक है, मैं ना फोन नंबर शेयर कर दूंगी, आप आपस में बात कर लेना और पूछ लेना कौन किस हॉस्पिटल में जा रहा है। ये मंच नहीं है ये बात करने का। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आपने काम किया, ठीक है, बीजेपी की सरकार ने काम किया और आप और काम करना चाहते हैं, आपके पास जनता के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आएंगे तभी तो उन योजनाओं पर काम कर पाएंगे। सत्ता में आने की जो तैयारी है वो क्या है, यही तो सवाल है। देखिए, सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, समाजवादी ने काम किया और डंकी की चोट पे हम गिनाते हैं कि 100 आइल हमने बनाया था, एक्सप्रेस वे हमने बनाया, 1090 हमने बनाया, रिवर फ्रंट हमने बनाए, स्टेडियम हमने बनाए, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाए। हम डंके की चोट पे गिनाते हैं ना। मैं जब पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं गिना पाती है, कारनामे गिनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब काम नहीं गिना पाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने साथ एक बी लेके आते हैं कि भैया हम नहीं बोल पाएंगे तो तुम बोलना। तो दूसरे प्रवक्ता हैं वो, उनको तो हम चापलूस प्रवक्ता कहेंगे। वैसे प्रवक्ता क्या है पता नहीं, लेकिन चापलूस प्रवक्ता कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपके कहने से अगर कोई फर्क पड़ जाएगा तो वो भी बताइए। जो सत्ता पद से सवाल नहीं पूछ रहे हैं,
2 दिन पहले वो डिबेट में सवाल बैठे विपक्ष थे, से पूछ रहे इनको हैं। बोलना कि आप दोनों सीट हार रहे हो तो नाराज हो गए थे। आज दोनों सीट हार गए। चापलूस पत्रकार जो है, चापलूस पत्रकार नहीं होता, चापलूस आप हो, चापलूस आप हो। आपके पास तथ्य नहीं होता, आपके पास नॉलेज नहीं होता, आपके पास कुछ नहीं होता। इस तरह से भिड़ के कोई फायदा नहीं होगा। कि सवाल पूछने वाले हैं अनुराग जी, कितने परेशान हो गए चापलूस वक्ता। अच्छा ठीक है, आप मेरे ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते हो। मैं आप मेरे ऊपर आक्षेप लगाओ। संजय जी ठीक है, संजय जी ठीक है, आपकी बात भी आ गई। अनुराग भदौरिया, आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी को पर्सनल अटैक करने के बजाय सवालों का जवाब दीजिए। अनुराग जी मेरी बात सुनिए। मैं इनकी बातों में घेर चुका हूँ, हार चुके हैं दोनों चुनाव। तो पहले मैंने बोला था आप सीट हार रहे हो। ठीक है, पहले अनुराग जी पानी पिलाओ। राजनीतिक प्रवक्ता अच्छा मुझे बोलने दो। अच्छा चापलूस प्रवक्ता को रोकिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है संजय जी, आपकी बात आ गई। अनुराग जी अच्छा, सुनिए, चापलूस मेरी रिक्वेस्ट है, प्रवक्ता को चुप अनुराग कराइए। भदौरिया मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आरोप लगाने के बजाय सवाल का जवाब दीजिए। और जहां तक संजय जी ने कहा था, उन्होंने भी ये बात कही कि काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुए, काम बीजेपी की सरकार में भी हुए, लेकिन यहां बात हो रही है रणनीति की, बूथ मैनेजमेंट की आखिर इसे लेकर क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी के पास, सत्ता में आने का क्या फॉर्मूला आपके पास है? मेरा सवाल। अच्छा एक और सवाल आपके पास जोड़ दो। 2009 सुनिए तो सही, आप सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना। 2009 सबसे ज्यादा यूपी से समाजवादी पार्टी का सांसद 36 तब, और उसके बाद से अब तक लगातार ग्राफ गिर रहा है। अब तो सिर्फ 3 ही बच गए हैं। 24 की क्या तैयारी है? आप चिंता मत कीजिए, 24 में समाजवादी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जीत के आएंगे। और ये लोग जो जनता को इग्नोर कर रहे हैं, जो इनका सिर्फ मन चुनाव लड़ने में लगता है, मैनेजमेंट में लगता है, कैसे हम मैनेजमेंट कर लें और जनता को धोखा कैसे दें। जो जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, अब इनकी पोल खुल गई है। अब जब पोल खुल गई है तो 2024 में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। पता चल जाएगा कि आपके अपने ही नाराज हैं, आपके अपने नाराज हैं। राजभर कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, पल्लवी पटेल कह रही है कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने ही नाराज हो रहे हैं इस कार्यशैली से, इस रणनीति से। अरे भदौरिया जी को ये बताइए कि अब तो सत्य बोलने लगे। जितना ध्यान ये चैनल पर देते हैं उतना ही ज्ञान अखिलेश जी को देते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से हार की हैट्रिक नहीं लगती। रोड पे संघर्ष करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो बी पार्टी है, सी पार्टी है, यही ज्ञान आप अखिलेश जी को दीजिए, अखिलेश जी को सिखाइए, समझाइए, बताइए। वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछते नहीं है। ठीक है, तो मतलब समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी बीएसपी की है, एआईएमए की है, जिसको आप बीसी पार्टी कह रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी तो है नहीं ना एसपी को जिताने की, आपको अपने वोटर्स को अपने पास लाना होगा। मैं कब कह रहा हूं, इसकी रणनीति तो आपकी बनानी होगी। जिताने की जिम्मेदारी, अरे उनको जिम्मेदारी, सुनिए, उनकी जिम्मेदारी है बीजेपी को जिताने का, लेकिन अब जनता समझ गई है। सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। सिंह साहब आप धोखा दे रहे हैं, जवाब मिलेगा, तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेनका जी, भदौरिया जी 2 मिनट शांत रहे भाई। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, भदौरिया जी जो आपके पास ज्ञान है, ये ज्ञान आप अखिलेश जी को दीजिए, निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। देखिए मेनका जी होता क्या है, समाजवादी पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग तो बंद करो, पर वो गलत फैलाती है और आवाज उठाती है, लेकिन आवाज कार्य नहीं आ रहा है। अरे भदौरिया जी सुनिए, भदौरिया जी सुन लीजिए, मेनका जी खासा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ। कम से कम हरे रंग का कुर्ता नहीं पहनेंगे, तो ये हरे रंग का कुर्ता पहन के हर जगह चालू रहते हैं। अरे सुनिए भदौरिया जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए भाई। आप सवाल भी पूछेंगे, आप जवाब भी देंगे, बाकी लोग बैठ के क्या करेंगे चैनल पे। भदौरिया जी, सिंह साहब आप अपनी बात 20 सेकंड में पूरी करें। अनुराग भदौरिया की आवाज नहीं जा रही है, उनकी आवाज देखिए मेनका जी, मैं तो ये कहूंगा कि पहले की सबसे ज्यादा अंतर ये हुआ, पहले सड़क पर कोई सीना चौड़ा करके नहीं चल सकता था, भाई हो या बहनें हो। यह एक बहुत बड़ा अंतर हुआ है। आज सभी लोग रात हो दिन हो उस सड़क पर जो है सुरक्षा के माहौल में सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने आवाज, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि काम हुआ है और उसी काम की वजह से जीत भी मिल रही है और यहाँ लेवल पर रणनीति भी बीजेपी तैयार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि धोखा सरकार की ओर से, जनता भ्रम में आई है और भ्रम भी टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर बातचीत हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे।